सेंट्रल टेंडेंसी की मीन, अगर सारी वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज का डिवाइड करते हैं तो मीन निकल आता है। मीडियन की अगर हम बात करें तो अगर वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग और ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। अब जब और नंबर ऑफ वैल्यूज है तब तो हमारे पास बीच में एक वैल्यू होगी, वही मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर इवन नंबर है तो बीच वाली दो वैल्यूज को का एवरेज निकालकर हम मीडियन डिसाइड कर सकते हैं। और मोड का मतलब क्या होता है, किसी डेटा सेट में कोई वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है, वो मोड कहलाती है। हो सकता है कि किसी लिस्ट में दो ऐसी वैल्यू हो जो हाईएस्ट टाइम आ रही हो, तो उस डेटा सेट के दो मोड हो जाएंगे। तो इन द लिस्ट ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट मोड इज 1 1 10। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, ये जो लिस्ट है जो अभी मैंने कर्सर से सेलेक्ट की, यहाँ पर देखिए कौन सी डेटा वैल्यू कि सबसे ज्यादा बार आई है। तो 85 एक बार आया है, 90 दो बार आया है, 100 एक बार आया है, 102 एक बार आया है, 110 तीन बार आया है, 115 एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार 110 आया है, तो इसलिए इसका मोड क्या हो गया 110। मान लीजिए 90 भी तीन बार आता है तो दो मोड हो जाते हैं, 90 और 1110। तो दिस इज द सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन मतलब फैलाव कितना है उस डेटा का, है ना, डेटा किस स्तर से कहाँ तक अपने आप को वेरी कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ते हैं। The measures of variability refers to the spread or variation of values around mean। तो जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है बाकी वैल्यूज का, इसको मेजर करने के लिए हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इन अ डेटा सेट। तो दे, अब इससे क्या पता चलेगा हमें, देखिए जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हमारे पास एक कंक्लूजन आ रहा है कि मिडिल वैल्यू ये है, इस मिडिल वैल्यू के आसपास ज्यादातर वैल्यूज हैं। और लेकिन कुछ डेटा में भी अगर मेजर्स ऑफ वैल्यूबिलिटी में देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मिडिल वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं उससे फिर बाकी वैल्यूज का डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस कम है यानी हम सटीक, हमारा निर्णय ज्यादा सटीक होगा। लेकिन वो डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो फिर वो जो हमारा डिसीजन मेकिंग है उसकी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। So there are also indicative difference within the group. The two different data set can have the same mean। अगर दो अलग अलग डेटा वैल्यूज है, हो सकता है उनका एवरेज सेम आ जाए, वैल्यू अलग अलग हो, उनका मीडियन अलग हो, उनका मोड अलग हो। नहीं, सेम मीन मीडियन मोड हो उनके, लेकिन वैल्यूज अलग हो, ये हो सकता है। बट कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्पर्सन, लेकिन उनका लेवल ऑफ डिस्पर्सन अलग होगा। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेवल ऑफ डिस्पर्सन आपका सेम हो, यानी मीन मीडियन मोड अलग हो, डेटा वैल्यू उसकी लेवल ऑफ डिस्पर्सन सेम भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड वेरिएबिलिटी आर रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज है और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन इसको कहते हैं। और रेंज में क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोलते हैं, अरास कह देते हैं हिंदी में। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, द फर्स्ट मेजर रेंज। So it is the difference between the maximum and minimum value of the data set. So range can be calculated only for numerical data. It is the measure of dispersal and tells about the coverage and spread of the data values. For example, the difference in salaries of employee, marks of a student, price of toy. A range is calculated based on two extreme values. Extreme value मतलब जो किनारे की ये value है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। So any outlier in the data badly influence the result. So let m be the largest maximum value and s be the smallest value, then range will be the maximum minus minimum। जैसे हमने कहा इन द एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को ले जो यहाँ पे स्टूडेंट का लिया था, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 85, सबसे बड़ी कौन सी है 115। तो दोनों का डिफरेंस यानी 115 माइनस 85 कितना आएगा 30। 30। तो 30 चेंज हो गई, यानी 30 वैल्यूज तक वो फैला हुआ है डेटा सेट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। So standardization refers to the differences between the group or set of data of a variable. Like range, it also measures the spread of data. However, unlike range, which only uses two extreme values in data set,
हालांकि हम रेंज को तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस पता कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इट इज कैलकुलेटेड एज द पॉजिटिव स्क्वायर. ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा सेट. जैसे हमारे पास मान लीजिए x1 x2 xn वैल्यूज हैं, और पहले हम उसका मीन निकाल लेंगे, सारी वैल्यू को सम करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा. अब क्या करेंगे, हर वैल्यू को मीन में से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर करके उन सारी वैल्यूज को जोड़ लेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. तो वो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का. ठीक है. जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई थी वर्टिकली, मान लीजिए वही जो अभी हम रेंज के लिए यूज कर रहे थे. तो इनका इन सारी वैल्यूज का, मेरा जो कर्सर चल रहा है देखिए पहले कॉलम में, इन सारी वैल्यूज का मीन निकाल लिया. तो मान लीजिए मीन आया यहाँ पर, इन सबका सम किया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो 101.33 आ गया इनका मीन. अब मीन में से हर एक वैल्यू को माइनस कर दिया, तो मीन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यू. तो 90 में से ये माइनस किया तो माइनस में 11%. ऐसी हर वैल्यू को यहाँ माइनस कर दिया. फिर इन वैल्यूज का क्या किया, सम कर लिया. सम करने के बाद क्या किया, नहीं पहले सम नहीं किया, ये गलत हो गया यहाँ पे इसका. तो पहले वो जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर आ गया. अब इन सारे स्क्वायर्स का सम कर लिया, तो ये क्या आ गई ऊपर वाली चीज. अब n से डिवाइड कर दिया तो स्क्वायर कितना आएगा 938. तो 938 में 9 वैल्यूज की 9 का डिवाइड कर दिया और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया. तो ये तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का. कोई डाउट है इसमें? दीपशिखा और रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. हिंदी में स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं मानक विचलन. तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो डेटा वैल्यूज हमें दी हुई है उनका सम करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो मतलब मीन निकाल लेंगे. उस डेटा वैल्यूज का मीन निकालने के बाद हर एक डेटा वैल्यू में से मीन को माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उनका स्क्वायर करके उन सबको जोड़ लेंगे. जोड़ने के बाद क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और इस तरह से मानक विचलन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा. बताइए रिया क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताइए. 4 स्टेप में स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है. पहला स्टेप क्या है, मीन निकालना, डेटा वैल्यूज का मीन एवरेज निकालना और उस एवरेज को हर डेटा वैल्यू में से माइनस कर देना और फिर उन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का स्क्वायर करना, स्क्वायर करके सम करना और डिवाइड कर देना और फिर जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना. बताइए रिया कुछ पूछ रही है, एक बार पुनः दोहराइए अपने प्रश्न को. सर स्क्वायर रूट पूरे उसका निकलेगा जो भी हमारा निकला है. हाँ, तो जो वैल्यू आई 104 आ गई जैसे, तो पूरे का निकलेगा. तो पहले क्या करेंगे, मीन निकाल लिया हमने, मीन को हर वैल्यू में से माइनस कर दिया, उन सब का करस्पॉन्डिंग स्क्वायर कर लिया. x माइनस इनकी वैल्यू आ रही 11.33 का स्क्वायर इतना आ गया. तो जब स्क्वायर करेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव होने के बाद इस कॉलम का सम निकाल लेंगे. तो ये बोला जाएगा समेशन x i माइनस x बार का स्क्वायर. ये ऊपर वाली चीज निकल आई. ऊपर वाली चीज टोटल करके 938 आ रही है यहाँ पे. 938 में वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 का डिवाइड कर दिया, यानी इतनी चीज हमने निकाल ली. अब इस चीज का 104.22 का अंडर रूट कर लिया बस, और वो जो वैल्यू आई 10.2 इट इज आंसर. ठीक है. यस सर. So let us look at the following problems and select the suitable statistical techniques to be applied. समस्या को समझना है रियल लाइफ में कैसे हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी यूज करना है, कहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करना है. तो रियल लाइफ में जो समस्याएं हैं उनको पढ़ने के बाद समझने के बाद हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे. मीन यूज करेंगे, मीडियन यूज करेंगे, मोड यूज करेंगे, रेंज यूज करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे. The first three, mean, median, mode, are known as measure of central tendency, and the last two, range and standard deviation, are known as measures of variability. So the first real life problem is the management of a company wants to know about the disparity in the salaries of all employees. तो बताइए कैसे निकालेंगे. डिस्पैरिटी निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, सैलरीज में कितना डिफरेंस है.
तो कौन से मोड आएंगे इसमें? पहले वाले में क्या आएगा? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी आएंगे, तो क्या क्या आएगा? रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकता है यहाँ पर, है ना? इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। टीचर वांट टू नो अबाउट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ होल क्लास इन द टेस्ट, इसमें क्या आएगा? School want to every perform for whole class in a test. नहीं, टीचर वांट टू नो अबाउट एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द होल क्लास इन द टेस्ट। कैसे पता चलेगा? एवरेज मार्क्स कैसे आएंगे? किससे? Mean sir. देखो मीन निकालेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है कंपेयर द हाइट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की हाइट्स को कंपेयर करना है। जब दो शहरों की बात हो रही है तो क्या निकालेंगे? यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं, हाइट्स ऑफ, अच्छा Yes sir. कंपेयर हाइट्स ऑफ टू सिटीज। फिर फाइंड द डोमिनेंट वैल्यू फ्रॉम ए सेट ऑफ वैल्यू, यहाँ पर बताइए क्या आएगा? डोमिनेंट वैल्यू में सबसे ज्यादा मान जो वैल्यू आ रही है वो पता करनी है, तो तब क्या लगाते हैं? Range. डोमिनेंट जो वैल्यू बार बार आ रही है, सर आपके पास नहीं बोर्ड लगाते हैं। सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू पता करने के लिए बोर्ड यूज करते हैं। बोर्ड फाइंड कंपेयर इन इनकम ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ टू सिटीज, तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हैं? रेंज लगा सकते हैं। रेंज निकाल सकते हैं सर। Find the popular color of a car after serving the car owner of a small city. Find the popular color of for the car after serving the car owners of a small city. अच्छा पॉपुलर कलर कैसे मालूम पड़ेगा? तो कितने लोग सबसे ज्यादा कौन सा कलर हो रहा है, तो क्या निकलेगा इसमें? मोड। Very good. So it is जरूरी to understand statistical techniques so that one can decide which statistical techniques to use to arrive at the decision. So different programming tools are available for efficient analysis of large volumes of data. These tools make use of statistical techniques for data analysis. One such programming tool is Python, and it has libraries specially built for data processing and analysis. We will be covering some of them in the following chapters. Like अभी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे NumPy लाइब्रेरी, और 12th की आपकी पहली यूनिट है Python Pandas. These both libraries are used for data analysis. तो अभी जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में डेटा की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, डेटा कितने तरीके का होता है ना? फिर उसके बाद हमने पढ़ी स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो वो टेक्निक्स हमने पढ़ी जब 9th-10th में हमने जो मैथमेटिकल टेक्निक्स थी, अब उन टेक्निक्स के फंक्शन बने हुए पाइथन में, तो पाइथन को कैसे यूज करेंगे फॉर यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो अगर आप यूज करते डायरेक्टली तो हो सकता है आप कंसेप्ट को न समझ पाते, इसलिए उन्होंने पहले थ्योरेटिकल बताया है कि इस तरह की दो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्सन, और उसमें 5 टेक्निक है। पहला है मीन, मीडियन, मोड, और दूसरा है रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। आप थ्योरेटिकली समझ गए उसको, यानी जो मैथ्स में हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में वो वाला कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमारा हम पाइथन से कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे ये पढ़ेंगे, ठीक है? ये चैप्टर हमारा यहाँ पर थ्योरी उसकी समाप्त हो रही है और समरी स्टार्ट हो गई है। तो क्या पढ़ा हमने एक बार पुनः उसको संक्षेप में उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, डेटा refers to unorganized fact that can be processed to generate meaningful result or information. डेटा से क्या मतलब है? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट है, उनको प्रोसेस करेंगे तब हमें मीनिंगफुल रिजल्ट या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डेटा कैन बी टू टाइप, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ऐसा डेटा जिसको हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये टेबल की फॉर्म में नहीं आ सकता है, जैसे आपका फोटो है और ऑडियो वीडियो है, व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह है, चैट है, एनिमेशन है, इनको क्या बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर या बिग डेटा बोलते हैं। सो हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स,
CD, DVD, pen drive, memory cards, etc. are some of the common storage device. स्टोरेज डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए ये डिवाइस में हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव पेन ड्राइव की तरह काम करती है। पेन ड्राइव है हमारी, सॉलिड स्टेट ड्राइव टेक्नोलॉजी आई है, CD, DVD, DRD है, और मेमोरी कार्ड्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारा डेटा प्रोसेसिंग साइकिल involves input and storage of data, its processing and generating output. तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है, पहले हम इनपुट देंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करेंगे। तो समराइजिंग डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एड्स इन रिवीलिंग डेटा कैरेक्टरिस्टिक। तो डेटा की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग के एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ये डेटा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मीन निकाल के हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर वैल्यू इस मीन के आसपास है, तो मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी बता देती है, और डेटा में कितना डिफरेंसेस है ये हमारे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बता देती है। सो मीन मीडियन मोड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर सम of the statistical techniques used for the data summarization. Mean is the average of given value. Median is the mid value when data are stored in ascending or descending order. कि मीडियन की डेफिनेशन है, मीडियन की बात जब भी आएगी तो डेटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, और अगर वो और नंबर है तब तो बीच वाली वैल्यू मीडियन हो जाएगी, और अगर इवन नंबर है तो बीच की दो वैल्यू का एवरेज मीडियन बोला जाएगा। Mode is the data value that appears most number of times, and range is the difference between the maximum and minimum value. And the last one is the standard deviation, is the positive square root of average of squared difference of each value from the mean. देखो उसकी डेफिनेशन ही कैसे लिख दी उन्होंने, पहले लिखा स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन, यानी मीन से हर वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर कर दिया, फिर उसका एवरेज निकाल लिया, मतलब एन का उसमें डिवाइड कर दिया, और फिर उसका लास्ट में पॉजिटिव स्क्वायर निकाल लिया, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। कोई डाउट यहाँ तक इस चैप्टर में? नो सर। हाँ, इसकी एक्सरसाइज तो देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन बनाती है एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डेटा रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन टू परफॉर्म द फॉलोइंग सर्विसेज। सो आपको डेटा किस तरह के डेटा की आवश्यकता होगी उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट्स एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट। आपको एग्जाम का रिजल्ट निकालना, मान लीजिए आगे चलकर आप किसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो कैसे करेंगे, या टीचर बनते हैं तो डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट्स एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट। तो किस डेटा की सर्टिफिकेट में क्या प्रिंट करेंगे, एग्जाम का रिजल्ट बनाने के लिए किस डेटा की जरूरत पड़ती है वो बताना है। सर नेम क्लास हाँ, मार्क्स ग्रेड रोल नंबर एड्रेस गुड। और रिजल्ट निकालिए तो मार्क्स सब्जेक्ट के है ना, डिफरेंट एग्जाम भी होते हैं साल भर वो इस तरह के सवाल है। रजिस्टर पार्टिसिपेट इन एन एग्जीबिशन एंड इश्यू बायोमेट्रिक आईडी कार्ड। अगर कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेंट को रजिस्टर करना है तो उनकी डिटेल ले लेंगे, उनका नाम, मोबाइल, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर। आईडी तो इसको पढ़िएगा, और कुछ समझ में नहीं आए पूछिएगा, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन नहीं। हाँ, 10 क्वेश्चन है, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं आगे। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे दीपशिखा को मैं बता दूं, ये हमारे फर्स्ट टर्म का चैप्टर है। जैसे लिया ने बताया था कि फर्स्ट टर्म में ये आपका हो नहीं पाया था, है ना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट टीचर चेंज हो गए थे, तो इसको मैंने कर लिया क्योंकि टाइम हमारे पास बच रहा है, और 4-5 दिन में हम एक और चैप्टर बचा हुआ उसको भी कर लेंगे, और उसके बाद आपका रिवाइज भी करा देंगे जो आपका सेकंड टर्म का है। सेकंड टर्म का हमने पूरा कर लिया है, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। हमारे पास 15 दिन है, 15 दिन में हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, और ये जो चैप्टर छूटा हुआ है नमपाई वाला, बाकी तो सारे मैंने कराई दिए, ये नमपाई वाला था, ये पता है फर्स्ट टर्म में ये रह गया था, तो इसको भी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड टर्म का रिवीजन शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा आज देख लेते हैं क्या है नमपाई। बात समझ में आ रही?
दीपशिखा गुप्ता और रिया शर्मा जुड़ी हुई हैं। दीपशिखा ये कुछ ही दिन क्लास लग पाएंगे। एक 26 जनवरी को बहुत अच्छा प्रोग्राम किसी बच्चे ने भेजा वंदे मातरम के डांस का, और मैं पहचान नहीं पाया दीपशिखा है। मैं थी। हाँ, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने उस पर डाला हुआ था व्हाट्सएप के स्टेटस पे, मैंने कि किसी और का इन्होंने क्यों डाला, तो मैंने इनसे पूछा तो पता चला दीपशिखा ने किया, बहुत बढ़िया डांस किया था उन्होंने। और अब हम चले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नंपाई। The goal is to turn data into information and information into insight. कार्ली फियोरिना ने कहा इस बात को, द गोल इज टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। हमारे जो उद्देश्य होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, जो मकसद होना चाहिए, वो डेटा हमारे पास जो आ रहा है उसको इंफॉर्मेशन में बदलने का होना चाहिए। हमारे चारों तरफ बहुत तरह का डेटा घूमता रहता है, फालतू की बातें उसमें होती हैं। अगर उन फालतू की बातों में से हम काम की बातें ढूंढें तो काम की बात जो है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। और फालतू की बातें तो बहुत सारी होती है, बेमतलब की बातें टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन को डाटा को टर्न इस तरह किया जाए कि वो इंफॉर्मेशन बन जाए, यूजफुल रिजल्ट बन जाए, एंड इंफॉर्मेशन इनटू इनसाइट। और वो इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क के अंदर जाए जिससे हमारा मानसिक विकास हो सके। ये कंप्यूटर के विद्वान है कार्ली फियोरिना, उन्होंने ये कथन कहा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले नंपाई से इंट्रोडक्शन है हमारा, फिर एरे। एरे एक कंसेप्ट होता है, मैथ में आपने पढ़ा है एरे, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे अरे। फिर नमपाई के अरे कैसे होते हैं, नमपाई इट इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या है, पाइथन के अंदर पाइथन बनाने वालों ने बहुत सारे फंक्शन की कोडिंग पहले से ही करके एक फाइल में स्टोर कर दी, और उस फाइल को कलेक्शन ऑफ रेडीमेड फंक्शंस को लाइब्रेरी कहते हैं। और उसमें सिमिलर टाइप के फंक्शन थे, यानी न्यूमेरिकल पाइथन इसको बोल सकते हैं। नमपाई इज न्यूमेरिकल पाइथन। तो नंबर्स को स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इसके अंदर होते हैं नमपाई के अंदर। Indexing and slicing of numpy array, operation on array, concatenating arrays, reshaping arrays, splitting arrays, statistical operation on arrays, loading arrays from files, saving numpy arrays in the file on disk. So हम उस लाइब्रेरी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, एरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लाइब्रेरी का नाम है numpy array। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हमारी क्लास में, आईपी की क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, इसमें से सिद्धार्थ, भूपेंद्र और सुधांशु। सुधांशु लगातार एब्सेंट है, उनके पिताजी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन फिर भी वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे। एक भी क्लास ऑनलाइन ज्वाइन नहीं की है सुधांशु ने। भूपेंद्र ने कुछ करीब थी, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, और सिद्धार्थ आज नहीं आए, वैसे आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द, ये में जो क्लास है सब यूट्यूब चैनल पे देख लेते हैं आप। 8 में क्लास छूट जाती है दिन से कहा, जो भी क्लास होती है Yes, sir. आपकी रिकॉर्ड करके उस पे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाता है अभी, ठीक है। यस सर, भी कर दिया सर। चलिए, Yes, तो sir. नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो फुल फॉर्म क्या अगर हम कहना चाहें तो एक्चुअल पूरा नाम ये था न्यूमेरिकल पाइथन, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो रहा था तो न्यूमेरिकल का नम यहाँ से ले लिया और पाइथन का पाई यहाँ से ले लिया। सो नमपाई उस लाइब्रेरी का नाम कह दिया गया। सो नमपाई एक्चुअली स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। सो जैसा कि नाम से उसके अंदाजा लग रहा है, नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए नंबर के ऊपर अप्लाई होती है नमपाई। तो क्योंकि एक लाइब्रेरी का नाम नमपाई है, तो उसमें लाइब्रेरी में क्या होता है, रेडीमेड फंक्शंस होते हैं। सो इट इज द पैकेज फॉर डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। तो पैकेज क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन, अलग अलग तरह के फंक्शन जो नंबर्स पे अप्लाई होते हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, और उनको एक साथ पैक कर दिया गया और उस लाइब्रेरी में हमें दे दिया गया। सो NumPy यूजेस ए मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। एरे क्या है, आप एरे पहली बार आप सुने होंगे, शायद पहले सुना है आपने एरे, बताइए पहले आपने एरे सुना है कभी? No, sir. एक्चुअली आप ऐसे समझिए, एरे इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। लिस्ट आपने देखी होगी,
जैसे लिस्ट होती है ना पाइथन, उसी तरह लिस्ट भी क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट में तो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू हो सकती है, लेकिन एरे में डेटा बताना पड़ता है कि इस नंबर्स की लिस्ट एरे होगा या स्ट्रिंग का एरे होगा, मिक्स्ड नहीं होता उसमें। वो भी लिस्ट जैसी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है एरे। तो उन्होंने कहा कि नंपाई यूजेज ए मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट को आपने सिंगल डायमेंशनल देखी होगी, तो मल्टी डायमेंशनल कैसे होगा? देखो मैं वर्ड पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है। देखिए अगर मैंने ये लिखा, ये एरे बनाया कोई 12, 45, 67, 89 और 34, इसको बंद कर दिया। आपको दिख रहा होगा ये कुछ नंबर, अरे क्या होता है, लिस्ट बनाई। इसमें क्या वैल्यू है? 12, 45, 63, 12, 45, 67, 89 और 34। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है? वन डायमेंशनल एरे है ये, यानी इसमें एक ही रो है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इसको मैंने हटा दिया और दिया 23, यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब क्या हुआ? अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कितनी रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब रो की बात हो रही थी तो उसको होते हैं सिंगल डायमेंशनल। अगर इसमें रो और कॉलम दोनों हो गए तो टू डायमेंशनल, है ना? तो ऐसे आपके सिलेबस में टू डायमेंशनल तक ही है बस। तो थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं। जैसे रूप में होते हैं ना, अगर हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल टू डायमेंशनल फिगर है, लेकिन अगर हम कमरे की बात करें तो कमरा कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है ना? तो आपके सिलेबस में 2D एरे भी है। तो 1D एक ही होंगे तो वन डायमेंशनल एरे, रो और कॉलम दोनों होंगे तो टू डायमेंशनल एरे। तो उसी की बात कर रहे हैं। NumPy uses a multi-dimensional array object and has functions and tools for working with these arrays. The powerful n-dimensional array in NumPy speed up data processing. तो हालांकि आपके सिलेबस में टू डायमेंशनल है, लेकिन ये जो नंपाई एरे है वो एन डायमेंशनल, कितनी भी डायमेंशनल के एरे को प्रोसेस कर सकती है। तो नंपाई can be easily interfaced with other Python packages and provides tools for integrating with other programming languages like C, C++, etc. तो इंस्टॉलिंग NumPy, अब इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो NumPy कैन बी इंस्टॉल्ड बाय टाइपिंग फॉलोइंग कमांड्स pip install NumPy। तो ये कमांड हमें चलाना पड़ेगा और हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट भी होना चाहिए, तब ये पैकेज जो है इंटरनेट के पाइथन की ऑथराइज साइट से अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। देख रहे हैं आप कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमको क्या कमांड देना है? अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, लूसिडा कंसोल, और हमने निकल दिया 28। अब शायद आप रीड कर पा रहे होंगे, है ना? अब मैंने लिखना है यहाँ पे पिप इंस्टॉल, क्या नाम था? NumPy, ठीक है? जैसे आप एंटर करेंगे थोड़ी देर में ही वो नेट से इंस्टॉल करके प्रोसेसिंग करने लगेगा। अगर एरर आती है वहां पर, इसका मतलब आपने इंस्टॉल करते समय पाथ जो कमांड था उसको सेलेक्ट नहीं किया था। अब इसमें कह रहे हैं कि NumPy लाइब्रेरी वो पहले से इंस्टॉल थी, है ना? इसलिए ये मैसेज आ गया। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी थोड़ी देर में ही वो इंस्टॉल कर देगा, 1 मिनट से पहले ही कर देगा इंस्टॉल, और फिर पाइथन प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसका मतलब आपकी NumPy जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। फिर क्या करेंगे? हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे और
एक कमांड लिख के लिखेंगे इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट numpy। एरर नहीं आती है, इसका मतलब आपकी जो numpy लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। देखिए इंपोर्ट numpy बात आ गया पाइथन प्रॉम्प्ट, इसका मतलब आपके पाइथन में numpy लाइब्रेरी पहले से है, अब आप उसको कमांड रन करा सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो अब पहला टॉपिक शुरू होता है एरे। पहले आपको एरे को समझना है, फिर numpy एरे को समझना है। तो we have learned about various data types like list, tuple and dictionary। तो ये डेटा टाइप हमने पढ़े थे पाइथन के अंदर। तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, टपल को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, और डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। याद आ रहा है दीपिका? Yes, sir. In this chapter we will discuss another data type, array। तो यहाँ पर एक नया डेटा टाइप आ रहा है, इसका नाम है array। An array is a data type used to store multiple values using a single identifier। तो एक वेरिएबल के अंदर, एक वेरिएबल के नाम के अंदर, एक आइडेंटिफायर के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज के कलेक्शन को स्टोर कर देते हैं। ऐसा ही हम लिस्ट में करते हैं, ऐसा ही हम टपल में करते हैं, ऐसा ही हम डिक्शनरी में भी करते हैं। तो एरे भी उसी तरह का है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें एक ही डेटा टाइप की वैल्यू आती है। An array contains an ordered collection of data elements where each element is of same type। यानी सारे इंटीजर होंगे या सारे फ्लोट होंगे या सारे कॉम्प्लेक्स होंगे या सारे लिस्ट होंगे या सारी टपल होंगी, एक ही डेटा टाइप होगा सारे एलिमेंट का। एंड कैन बी डिफरेंस्ड बाय इट्स इंडेक्स। इंडेक्स से तो हम करते थे लिस्ट को, स्ट्रिंग को, टपल को, उसी तरह एरे को भी इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। So the important characteristics of an array are each element of the array is of same data type, though the value stored in them may be different। The entire array is stored continuously in memory। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है इसका, कि पूरे array को मेमोरी में कंटिन्यूस मेमोरी मिलती है, which makes operation on array fast। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि सारे एलिमेंट एरे के एक ही डेटा टाइप के होंगे, सिमिलर डेटा टाइप के होंगे, और दूसरा कंटिन्यूअस मेमोरी उसको मिलेगी। और तीसरा पॉइंट है ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज आइडेंटिफाइड और रेफरेंस्ड यूजिंग द नेम ऑफ द एरे अलोंग विद द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर का ये एरे बना हुआ है, लिस्ट की तरह ही सिंबल लगते हैं इसमें ब्रैकेट्स। अगर हम इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसका नाम मान लीजिए जो भी नाम है, तो इंडेक्स 0 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख देंगे तो 10 की बात हो रही है, 1 लिख देंगे तो 9 की बात हो रही है, 2 लिख देंगे तो 99 की बात हो रही है। तो इस तरह से एरे को एक्सेस करते हैं। नॉर्मल एरे की डेफिनेशन बताई। तो द आइडिया ऑफ एरे इज सो इम्पोर्टेंट दैट ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड इन वन फॉर्म और अनदर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरे को सपोर्ट करती है। तो हम पाइथन में एरे की बात करेंगे तो numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद एरेज को यूज करते हैं। तो numpy arrays are used to store list of numerical data, vectors and matrices। तो ये न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज होती है, क्योंकि numpy कैसा है, numpy अपने आप में नाम है न्यूमेरिकल पाइथन। तो न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करेगा तो कैसा होगा, या तो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। So the NumPy array is a large set of routines or built-in function for creating, manipulating, and transforming NumPy arrays। Python language also has an array data structure, but it is not as versatile, efficient, and useful as NumPy array। So NumPy array is officially called ND array। NumPy array को क्या बोलते हैं? ND array। क्या बोलते हैं NumPy array को? ND array। अगर नॉर्मल array लिखा हुआ है वो नॉर्मल डेटा टाइप, लेकिन एनडी अरे लिखा हुआ है तो उसका मतलब numpy लाइब्रेरी का एरे है, बट कॉमनली नोन एज एरे। तो वो एरे होता है, अगर numpy का एरे है तो एनडी एरे उसको बोल दिया जाता है। तो इन रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रिफरिंग द numpy एरे, दैट इज एनडी एरे एज एरे ओनली, फॉलोइंग आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड एरे। तो आप कहेंगे कि लिस्ट में भी यही सिंबल यूज होता है, लिस्ट में भी एलिमेंट का कलेक्शन होता है, तो फिर उन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर पहला तो ये हो गया, लिस्ट में मिक्स्ड डेटा टाइप हो सकते हैं, लेकिन एरे में सारे एलिमेंट का डेटा टाइप सेम होगा। फिर लिस्ट के एलिमेंट कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं लेते हैं, जबकि एरे के एलिमेंट कंटिन्यूअस मेमोरी लेते हैं। लिस्ट डू नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, एलिमेंट वाइज एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। एरे में
वो हो सकता है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे होगा अभी समझेंगे हम आगे। एंड लिस्ट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, लेकिन इसमें अभी बताया था कि एक ही डेटा टाइप होता है तो फास्ट हो जाता है एरे। लिस्ट इसके कंपेरिजन में स्लो है। लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कोर पाइथन। और लिस्ट जो है वो तो पाइथन के अंदर पहले ही आती है, लेकिन एरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, numpy इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक क्रिएशन ऑफ numpy एरे फ्रॉम लिस्ट। अब numpy एरे हम बनाने वाले हैं। तो क्या करते हैं, देखिए इंपोर्ट numpy। अगर अब जैसे मैंने कमांड चलाया था, दिखाया था आपको इंपोर्ट numpy। तो इंपोर्ट करते समय अगर आप चाह रहे हैं कोई शॉर्ट नेम ले लें हम, तो एज करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, इंपोर्ट एज लिख दिया तो नाम क्या हो गया उसका, एन हो गया। ठीक है, उन्होंने एन पी लिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा एरे वन इक्वल्स टू एन पी। एन पी क्या लिखा है, नंपाई की जगह लिखा है, तो एन पी की हमने एन लिखा हुआ तो एन लिखेंगे। एन डॉट एरे, एरे फंक्शन से एरे फंक्शन में एक लिस्ट पास की है तो एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पे आगे हमने लिखा ARR, ये कोई आइडेंटिफायर है जिसको हम एरे बनाने चाह रहे हैं। एन उसकी क्या है, लाइब्रेरी है, तो एन डॉट फंक्शन का नाम है एरे। और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी 23, 45, 67, 23, और ये लिस्ट एज अ पैरामीटर उसमें पास कर दी। तो ARR नाम का क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। ARR को प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम नंपाई एरे बना सकते हैं लिस्ट पास करके। इसमें कोई डाउट? अगर मैं लिखता हूँ रिपोर्ट नंपाई ओनली और फिर मुझे एरे बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, ARR1 इक्वल्स टू, अब एन लिखूंगा, एन डॉट नंपाई, एरे वाले एन डॉट एरे। नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ एन भी लिख दिया, दोनों नाम से जानना है वो, है ना। लेकिन अगर उसको बंद करके एन लिखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसको एक बार बंद कर दो पाइथन को, और अब आप लिखोगे ARR इक्वल्स टू numpy डॉट 2345। तो यहाँ पर अभी इसको एरर दे देगा वो, क्योंकि मुझे जानता ही नहीं numpy क्या है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज दीपशिखा। तो उसका नाम हमने क्या लिख दिया, विद टेम्परेरी नाम दीपशिखा। और ऐसा करते नहीं है क्योंकि दीपशिखा तो और बड़ा है numpy से, कम टाइप करने के लिए छोटा नाम लेते हैं। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कोई भी नाम आप बदल सकते हैं। फिर हमने लिखा एरे टू इक्वल्स टू, अब लिखेंगे लाइब्रेरी का नाम दीपशिखा और फंक्शन का नाम है एरे, और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे 34,23। इसको बंद कर देंगे तो आया दीप। देखो दीपशिखा की स्पेलिंग में गलती कर दी है, यहाँ पर लिखा था SI और यहाँ लिख दिया SHI। कंट्रोल-C कंट्रोल-V और इसको H को हटा दिया, तो ये आपका क्रिएट हो गया ARR2। समझ में आया? अच्छा, ARR नहीं है, 8RRR, तो ये प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें इसकी जगह है, क्योंकि इसका नाम नंपाई तो है, नंपाई लिखेंगे तो शायद नंपाई से भी चलना चाहिए। अगर हम यहाँ लिख देते हैं नंपाई नंपाई, अगर नाम बदल दिया तो फिर एक्चुअल नाम नहीं लेगा वो, दीपशिखा नाम से ही चलेगा। तो ऐसे में एरर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं, अब दोबारा लिख देते हैं इंपोर्ट नंपाई NP और फिर बनाते हैं ARR3। अब लिखना पड़ेगा NP, ARR3 इक्वल्स टू NP डॉट एरे, बंद कर दिया। अब बन जाएगा एरे 3। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir.
तो इस तरह से 1D एरे देखो ऐसे कैसे बनाया उन्होंने, एरे 2 np डॉट एरे, यहाँ पर अब इन्होंने क्या दिया, मिक्स्ड वैल्यू दे दी, ये पहला इंटीजर है, दूसरा आपका फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग है, फिर फ्लोट है। तो यहाँ पर एनपी एरे बना रहे हैं, तो एरे 2 में क्या हुआ, इसमें एरे बना दिया उनका। तो ऑब्जर्व दैट सिंस देयर इज अ स्ट्रिंग वैल्यू इन द लिस्ट, ऑल इंटीजर्स एंड फ्लोट वैल्यू हैव बीन प्रमोटेड टू स्ट्रिंग। तो जब भी हम एरे बनाएंगे तो एरे का कंसेप्ट क्या है, सारी डेटा टाइप सेम होंगे। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर देखो इंटीजर था, यहाँ पर आपका फ्लोट था, ये स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग सबसे बड़ी है, तो सारी उसने स्ट्रिंग में बदल दी, एक भी स्ट्रिंग होगी तो सबको स्ट्रिंग बदल दिया, 5 को स्ट्रिंग कर दिया, फ्लोट को भी स्ट्रिंग कर दिया, इसको भी सबको स्ट्रिंग कर दिया। अभी ये एरे कैसा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है U32, तो इसका मतलब है यूनिकोड 32। तो वो 32 बिट मेमोरी को यूनिकोड में स्टोर करने के लिए ले रहा है, डेटा टाइप बता रहा है उसका। तो वी कैन क्रिएट ए 2 डायमेंशनल एरे बाय पासिंग नेस्टेड लिस्ट टू द एरे ऑफ द फंक्शन। तो 2 डायमेंशनल कैसे बनाया, एरे 3 np डॉट एरे, यहाँ पर पहला एलिमेंट दिया, नेस्टेड लिस्ट दे दी, तो ये 2 डायमेंशनल एरे बन गया। तो इसको करके देखते हैं, टू डायमेंशनल एरे बना के देते हैं। 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो पहले हम बनाते हैं k इक्वल्स टू, एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं, इसमें हमने कर दिया 12 14, ठीक है। फिर एक दूसरी बनाई 22 25, फिर एक तीसरी बनाई। तो इस k के अंदर कितने एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट है, और तीनों एलिमेंट दोनों एलिमेंट की लिस्ट है, ठीक है। तो अब k का यूज करके, नेस्टेड लिस्ट का यूज करके हम एक नया एरे बना रहे हैं, एरे 4 इक्वल्स टू np डॉट एरे, और लिस्ट की जगह क्या है, लिस्ट हमने बना दी, ऊपर वाले में k लिख दिया। तो ये क्या होगा, एरे 4 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा, एरे 4। तो देखो इस तरह का बना, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाता है। तो उन्होंने एक लाइन यहाँ पर बताई है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करेंगे कि इधर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, कॉमन मिस्टेक अकर्स व्हाइल पासिंग आर्गुमेंट टू एरे फंक्शन इफ वी फॉरगेट टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स, मेक श्योर ओनली सिंगल आर्गुमेंट कंटेन्स इन लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन पास्ट। तो एक आर्गुमेंट होना चाहिए, यहाँ पे कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं फंक्शन में, 1 2 3 4, कोमा लगा के 4 वैल्यू पास हो रही है, तो ये एरर है, जबकि एरे में एक लिस्ट हो रही है, अभी एक एलिमेंट है 1 2 3 4 लिस्ट में आने के बाद, तो एक ही आर्गुमेंट पास होता है। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे पास की, तो ये वाला तरीका सही है, नीचे वाला ये सही तरीका है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये 4 वैल्यू हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से एक वैल्यू वाला लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन यहाँ पे 4 वैल्यू होगी, तो जैसी 4 वैल्यू होगी तो वो एरर हो जाएगी, है ना। और हमने भी क्या किया था, अभी हमने पहले वो नेस्टेड लिस्ट को के में बना लिया था, तो के में हमने 3 एलिमेंट ले लिया, लेकिन जब यहाँ एरे फंक्शन कॉल किया तो के की वैल्यू पास की, मतलब के ही पास किया, एक लिस्ट पास किया, तो 2 डायमेंशनल एरे हमारा बन गया, ठीक है। तो हमने देखा कैसे नंपाई को इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे उसका एलियास नेम दे सकते हैं नाम बदल के, और कैसे 1 डायमेंशनल एरे 2 डायमेंशनल एरे हम लिस्ट को पास करके एज ए पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से और फंक्शन है, एरे के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको एक बार रीड करिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. तो ऑपरेशन पर आएंगे। यहाँ से हम करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, और Recording.